आगे पढ़ते हैं। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट आज के टॉपिक से क्वेश्चंस मान के चल लो कि आना ही आना है मेंस में, और वो आपका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के आपके पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड कौन कौन सा होगा? पहला मैट्रिक्स मेथड, दूसरा आपका क्या है गॉस जॉर्डन मेथड, और तीसरा आपका क्या है डिटरमिनेंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड मैंने बता दिया था, आपका इंट्रोडक्शन दे दिया था, वह वापस से बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता था, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स मेथड में क्या करना था। मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले क्या दिया होता था, आपका क्या है मैट्रिक्स दे रखी थी A1, ये आपका क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी थी A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल्स टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल्स टू D2, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल्स टू D3। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय Ax इज इक्वल्स टू B। Ax इक्वल्स टू B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। याद करो मैंने बोला था वेयर A की वैल्यू क्या होती है, आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। मैं बोलूँ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये आपके क्या A मैट्रिक्स होती थी। x क्या होता था उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब आपका क्या है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, तो मतलब b के ऊपर डिपेंड करेगा। तो b क्या होता है आपका कांस्टेंट, मतलब आपका क्या है D1 D2 और D3। इसका ऑर्डर आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर आपका क्या है 3x3 होगा, इसका ऑर्डर 3x1 है। तो इन एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन का भी आपका क्या 3x1 होगा। तो मतलब x क्या होगा, मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड जो उसके सॉल्यूशन को बताती है 3x1, तभी मल्टीप्लाई होगा 3x1 है और फाइनल ऑर्डर 3x1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे सोल्व करना है। क्या करना होता है इस केस में, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होती है, चेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें दो केस बनते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन इक्वल्स टू 0 मतलब इस केस में बोल सकता हूँ का इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, आपका x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b की हेल्प से दिया जाएगा। वेयर आपका पता है, वेयर a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अगेन उसका एक सेकंड केस मैंने क्या बोला था, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या बोलूंगा, आपका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में क्या बोलते हैं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में ये क्या बोल देती है, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और यहीं पे ये मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या मैट्रिक्स मेथड था, आई गेस इतना मैंने आपको वापस से बता दिया था, और ये मैंने दोबारा से रिवाइज किया क्योंकि एनसीईआरटी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला है। कैसा क्वेश्चन होता है, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन दे रखा है आपका, लिख लो, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में इसी तरीके से आपका क्या क्वेश्चन आपको देगा बोर्ड में। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करोगे, a बनाओगे। तो a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये कोफिशिएंट से बने हुए डिटरमिनेंट्स। तो a की वैल्यू मैट्रिक्स बोल देता हूँ, आपका क्या होगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। फिर डेल ऑफ a चेक करोगे, डेल ऑफ a नॉन जीरो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर उस केस में क्या करोगे, आपका क्या
और b बताओगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 2 1 होगी। x की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो क्या करोगे a इनवर्स निकालोगे इस फॉर्मूले से, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी a इनवर्स इंटू बी। अब दोनों को प्रोडक्ट कर देना, उससे एग्जैक्टली सॉल्यूशन आएगा। ये सारी चीज़ करोगे तब जाके आपको क्या 6 मार्क्स मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिख दो, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, इस मेथड को वापस से देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आती थी, याद करो, a इनवर्स इंटू बी। ये आपकी क्या x की वैल्यू होती थी। तो a इनवर्स को बोलूंगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपका क्या है, x की वैल्यू थी लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू थी। ठीक है, तो उसको फोल्ड को दूर करने के लिए मेथड 2, ये आपका क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड की जरूरत कहां पे पड़ी, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इन मैट्रिक्स मेथड। जब भी हम लोग मैट्रिक्स मेथड निकालते थे तो क्या बोलता था, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो वो क्या बोलता था आपका, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में वो डायरेक्टली ये बोलते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं था। ये इसका स्टेटमेंट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेंस में स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन आया था। आई थिंक 2008 या 2009 में डायरेक्टली इसके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, तो बस रूल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली जेई मेंस मतलब उस टाइम AIEEE हुआ करता था, उसमें डायरेक्टली पूछा गया था आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, तो इसको दूर करने के लिए गॉस जॉर्डन ने आपका एक कंसेप्ट दिया था। उसने क्या बोला था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो उस केस में अगेन वो क्या करूंगा, चेक करूंगा। इस केस में क्या बोला उसने, चेक किया है किसकी वैल्यू को, इसको, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, इसको उसने चेक किया है। अब उसके बाद उसको दोबारा से चेक किया है, तो उस केस में ये आपको एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू या तो 0 होगी, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ये भी 0 हो रही है, तो ये भी 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म टाइप से बन रही है, मतलब इनडिटरमिनेट टाइप से कुछ बनेगा, उस केस में कुछ 100 होगा। तो ऐसे केस में उसने क्या बोल दिया, यदि इस टाइप का केस है तो उस केस में बोलूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो नॉन 0 अपॉन 0, मतलब ये तो आपका क्या नॉट डिफाइन हो गया। तो इस केस में उन्होंने बोल दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो क्लियरली इसने इस मेथड में दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 है, तो नो सॉल्यूशन किस पर्टिकुलर केस में होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस पर्टिकुलर केस में होगा, ये उसने क्लैरिफाई कर दिया था। तो उसकी वजह से ये मेथड आपको क्या पढ़ा जाता है, फटाफट नोट कर लो। सेकंड मेथड होता है गॉस जॉर्डन मेथड। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ओ मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ना ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये भी है। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। 0 नहीं होता है मैट्रिक्स की उसमें, मैट्रिक्स की एल्जेब्रा में 0 का मतलब आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स हो गया। 1 जहां पे आ रहा है 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। बहुत बार मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताता हूं। ये नोट हो गया, डन लिखो फटाफट से। ठीक है, तीसरा मेथड होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा जो 10th क्लास से पढ़ी उससे रिलेट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक बताऊं क्योंकि डेफिनेशंस पूछ लेता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ये वर्ड्स आपको क्या जो है ये पता होने बहुत जरूरी है। तो जो सारे वर्ड्स हैं उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपका क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन के बेसिस पे आपके क्या है, 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकती है, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यदि आपका क्या है सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं ऑन बेसिस ऑफ
सॉल्यूशंस इक्वेशन को भी बोल सकता हूं, इक्वेशन को बोल सकता हूं कॉल्ड भी, इक्वेशन भी कॉल्ड एज, क्या करेगा यदि आपका क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या तो क्या हो सकता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर क्या हो सकता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसमें भी पर्टिकुलर दो केस हो गए। इस केस में मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में मैं क्या बोलता हूं सिस्टम को, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको मैं क्या बोलता हूं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में मैं बोलूं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगेन इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट में या तो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो। तो इसका एक स्पेशल केस और होगा जब आपका क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी मैं बोलूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वहां पे इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट हो गए, इसको मैं क्या बोल देता हूं, आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोल देता हूं। ये टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब आपको ये नहीं पता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है तो फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट नहीं पता तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। तो पता होना चाहिए, डेफिनेशंस है कुछ पता होनी चाहिए। फटाफट से लिख लो। वन यूनिक सॉल्यूशन, उसमें भी दो टाइप से सॉल्यूशन आ जाते हैं। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक नॉन ट्रिवियल। वो मैं होमोजेनियस में बता दूंगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब वो होगा जितने भी वेरिएबल आपके क्या है 0 0 0 के इक्वल है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन। और उसके अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन वो आपका क्या नॉन ट्रिवियल। ये मैं बता देता हूँ, उसको अलग से बना देता हूँ। इसमें आपका क्या वन यूनिक सॉल्यूशन। अगेन वन यूनिक सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में बता सकता हूँ। पहला क्या हो जाएगा आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा आपका, इसका मतलब ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन। मतलब x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0। यदि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस टाइप के सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का मतलब आपका क्या है, ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ये आपका क्या होगा नॉन ट्रिवियल। कोई एक पर्टिकुलर जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे जीरो नहीं। ट्रिवियल मतलब एक ही केस होगा, जितने भी वेरिएबल आपके क्या आ रहे हैं सारों की वैल्यू आपकी क्या जीरो होगी तो आपका क्या है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल मतलब क्या होगा आपका, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी सबकी वैल्यू जीरो नहीं हो, उसके अलावा कुछ और हो, यूनिक हो, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लिख लो फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। इसमें ओनली लगा देना, ओनली का मतलब x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0 ओनली। ये सॉल्यूशन के टाइप्स है, जो वर्ड्स यूज होने। दूसरा मैं बता देता हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी दो टाइप की होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको भी दो टाइप से मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। पहली कौन सी होती है आपकी, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरी क्या होती है आपकी, नॉन होमोजीनियस। अगली 20 से 25 मिनट, आधे घंटे बिना कुछ किए कान खोल के सुन लो, जेई मेंस का इक्वेशन तुमसे बन जाएगा, 100% बनेगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब जितनी भी टर्म्स है सबकी डिग्री आपकी क्या है सेम है, तो वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं बोलूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या होगी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल्स टू जीरो, ये आपकी क्या है, सारे वेरिएबल्स की टर्म्स, ये सारी टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, सब टर्म्स की आपकी क्या डिग्री आपकी क्या आएगी 1 होगी। ये आपकी क्या है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। नॉन होमोजीनियस मतलब सारी टर्म्स की डिग्री सेम ना हो, मतलब जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में बात करूं जैसे आपकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल्स टू सी, इनकी डिग्री 1, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है आपकी 0, इनकी डिग्री 1, कांस्टेंट की डिग्री 0, तो ये आपकी क्या है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल्स टू 0, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो आई गेस क्लियर हुई बेसिक जो डेफिनेशन थी। सॉल्यूशन के बेसिस पे कैसे बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 टाइप से, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लासिफिकेशन मैंने पहले समझाया है, क्यों, क्योंकि मैं इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही मैं आपको अलग अलग से सेपरेटली मैं पढ़ाने वाला हूँ। डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल जो है वो मैं उसको सेपरेटली पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लिख लो फटाफट से। ठीक है, तो मेथड 3 कौन सा होगा आपका, डिटर्मिनेंट मेथड। या फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रैमर्स रूल। और यही मुझे अप्लाई करना है सारे क्वेश्चन में। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन में मुझे यही क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना है, यही मेथड अप्लाई करना है। मैट्रिक्स मेथड नहीं करना है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि सारे सोल्व करें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से मैं दोनों के बारे में पढ़ लेता हूँ, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। मैंने मैट्रिक्स मेथड में नॉन होमोजीनियस के लिए जानबूझ के नहीं पढ़ा, होमोजीनियस के लिए जानबूझ के लिए नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, उसलिए मैंने वो पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां नहीं होता है, वहां भी होता है होमोजीनियस वाला, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहां पे मैं बताता हूं सबसे पहले आपका क्या, फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। रुक जाओ, अब इसके केसेस बताने के लिए मैं 10th क्लास में जाता हूं। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था तो उस केस में याद करो ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल्स टू 0, इस स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कंडीशन क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी आपकी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन एक्स इजिकल्स टू 0 वाई इजिकल्स टू 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जितनी भी होमोजेनियस इक्वेशन बोलूं मैं, बोलूं लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0, ये आपके क्या है, ये होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर सकती है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास कर सकती है। इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन कुछ ऐसी हो, ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सेस, लाइन L1 ये L2। ये कब होगा, याद करो 10th क्लास में ये कब होता था, ये कब होता था, जब उनके कोफिशिएंट में बात करूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, याद है, तब उस केस में ये होता था। और जब आपका क्या होगा, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इस केस में ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, मतलब पहली लाइन ये है L1 है, तो उसके ऊपर ही ओवरलैप आपके करेगी, दूसरी लाइन आपकी क्या होगी, L2 ओवरलैप करेगी। क्या ये बेसिक कंडीशन रिलेट कर पाए, यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, अब इस केस में दोनों आपके क्या ओरिजिन पास कर रही हैं, तो क्लियरली है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस केस में बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और इस केस में इनफाइनाइट जगह पे कट कर रही है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सारे सॉल्यूशन, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद करो 10th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने, ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाम दिया था, नाम हो सकता है नहीं बताया होगा लेकिन 10th क्लास में पढ़ा होगा इस टाइप की। और इस केस में इस टाइप के जो सॉल्यूशन है उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या कुछ भी बोल सकता हूँ, या फिर कुछ भी बोल देता हूँ, आपका नॉन ट्रिवियल बोलने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही बोल दो तो। अच्छा, अब इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा, या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा। तो इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूं, ये एक नोट में डाल सकता हूं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is always consistent, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। कंसिस्टेंट रहेगी मतलब हमेशा सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे दो पर्टिकुलर केस हो सकते हैं, या तो आपका क्या है वन यूनिक सॉल्यूशन हो, वन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर आपका क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, मैं ध्यान से देखूं a1 b2, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं क्या करूं सिंप्लीफाई करूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको मैं बोलूं a1 b2 माइनस a2 b1, उसकी वैल्यू क्या आपकी 0। अब ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों को देखूं, इन दोनों इक्वेशन को देखूंगा तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या आपका a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 0 है, यही तो बनेगा a1 a2 b1 b2। समझ पाए, समझ पाए, यस नो बोलो, समझ पाए ये चीज। ठीक है, तो इस केस में क्या बोल दूंगा, डेल इज इक्वल टू 0। तो डेल इज इक्वल टू जब 0 होगा, जब डेल इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में क्या बोलूंगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इस केस में मैं बात करूं, इस केस में मैं बात करूं, ये आपका क्या है a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको क्या बोल सकता हूं, डेल इज नॉट इक्वल टू 0। डेल इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मतलब उस केस में क्या होगा, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्या मेरी बात से आप एग्री हो, यस नो बोलो फटाफट से। ये चीज समझ में आई बेटा सब लोग को? ठीक है, पहले ये चीज नोट करो, अब इसी से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। याद करो ये कब होगा, डेल इज इक्वल टू 0 इस केस में इनफाइनाइट होता है, और डेल नॉट इक्वल टू 0 इस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उसी के मैं निकालूंगा। ये आपका क्या 10th क्लास में पढ़ा था, नोट कर लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर नहीं करो तो कोई इशू नहीं, बस रिजल्ट याद रख सकते हो, फिर भी कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नोट हो जाए, डन लिखो फटाफट से। ये 10th क्लास का पढ़ा हुआ है आपकी सारी चीजें, इसी की हेल्प से मैं रिलेट करके आगे पढ़ूंगा। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं डेल इज इक्वल टू 0 कब होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाली केस डेरिवेशन मैंने जानबूझ के इसलिए बताया है जिससे आपको क्या याद रहे ये रिजल्ट की कब क्या होगा, कब क्या होगा। कब भी कंफ्यूज हो तो हमेशा टू वेरिएबल से रिलेट कर लिया करो, जब भी कंफ्यूज होगे टू वेरिएबल से रिलेट कर लेना। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे बच्चे कि ट्रिवियल के केस में डेल इज इक्वल टू 0 करना है या नॉन 0 करना है, फिर से कंफ्यूज होंगे। मैं कितनी बार भी बोलूं हमेशा गलत कर सकते हैं, बहुत से बच्चे होंगे जो गलत करेंगे, उसी वजह से डेरिवेशन किया है। अब यहाँ पे इसका मेथड बोल देता हूं, तो मेथड क्या है यहाँ पे होमोजेनियस के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। जब भी इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, जब x y z की ही टर्म होगी, कांस्टेंट की टर्म नहीं होगी, वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या चेक करना है, आपका डेल निकाल दो। डेल क्या होता है, उसके कोफिशिएंट से बनी हुई जो डिटरमिनेंट, डेल की वैल्यू क्या आपकी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। अब डेल निकाला है, उसकी वैल्यू चेक करिए। तो डेल की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो डेल इज इक्वल टू 0 या फिर डेल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल के बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा
व्हेन डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या होगा आपका डेल इज इक्वल टू जीरो। याद करो डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, बताओ वन सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइट होगा, जल्दी बताओ। डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो तो वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, वन या इनफाइनाइट? वन सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन हो, x इज टू जीरो, y इज टू जीरो और z इज टू जीरो, और इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलूंगा। ये जो सॉल्यूशन होगा आपका क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और व्हेन डेल इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको क्या बोल सकता है, आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकता है, या फिर इसको क्या बोल सकता है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस। किसी भी तरीके से बोल सकता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ये डायरेक्टली याद रखना है, बस इतना ही केस करना है। क्लियर, नोट हो गया? मैं टेस्ट का सिलेबस फिर से बता देता हूं। टेस्ट का सिलेबस था मैट्रिक्स कंप्लीट और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज टाइप से, बस डिटर्मिनेंट की सिर्फ प्रॉपर्टीज टाइप की। नोट हो गया बेटा? हाँ कुशल। नॉन जीरो सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 0 0 0 भी एक सॉल्यूशन तो होगा ही ना। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा बाकी सॉल्यूशंस। नॉन जीरो मतलब, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा बाकी के सॉल्यूशंस। यस, मतलब बोलने का तरीका है, लैंग्वेज दे सकता है क्वेश्चन की, लैंग्वेज इस टाइप से देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे होगी वो वैसे दी बताया है मैंने। मान के चल लो इस टॉपिक से कम 15 क्वेश्चन आए हैं आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में मिला के, जेई मेंस में ही आए ज्यादातर, इसमें 15 बार तो कम से कम क्वेश्चन आ चुका है, और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन होता है। अच्छा अभी मुझे बात बताओ, क्वेश्चन जस्ट इसके बाद होमोजेनियस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ या फिर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस करके मिक्स क्वेश्चन कराओ, तुम बताओ, मिक्स कराओ या फिर अभी इसके एग्जांपल देके द क्वेश्चन कराओ कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ देव बोल रहा है x इजिकल्स टू जीरो, y इजिकल्स टू 1 और z इजिकल्स टू 0, ऐसा कोई सॉल्यूशन आएगा? पहली चीज तो ऐसे केस में बेटा इक्वेशन एक ही पैटर्न की बनेगी, उस केस में एक ही इक्वेशन बनेगी। मान लो आपका क्या है x है, तो उसमें आपका क्या है y इजिकल्स टू समथिंग, y इजिकल्स टू समथिंग और y इजिकल्स टू समथिंग, उसी टाइप का बनेगा। पहली चीज जनरली इस टाइप का बनेगा नहीं, और वो बनेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक है? अरे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, एक काम करता हूं मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। नॉन जीरो का मतलब ऑल जीरो नहीं होंगे बेटा, मतलब इसको देने का तरीका है। नॉन जीरो मतलब ऑल के लिए हो रहा है, यहां पे एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऑल के लिए बोल रहा हूं। हाँ नॉन जीरो, आप नॉन जीरो एक काम करो, नॉन जीरो मतलब एक जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसा करो नॉन जीरो मतलब इनडायरेक्टली ट्रिवियल ही नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल मतलब जीरो के अलावा कुछ भी होगा, जैसे x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 या z इक्वल्स टू 3। ये लैंग्वेज देने का तरीका है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से। नॉन जीरो का मतलब तभी बनेगा जब डेल इक्वल्स टू 0, मेरा क्वेश्चन करने का तरीका है। नॉन जीरो तभी बनेगा, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 3 तभी बनेगा जब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो कंडीशन बताने के लिए किया है, डेल इज इक्वल्स टू 0 होगा तभी। और उस केस में एक सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, होमोजेनियस होगी। यदि आप x इक्वल्स टू 1 बता रहे हो ना, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। जिस टाइप की सॉल्यूशन बता रहे हो बना के देखना उस टाइम में इक्वेशन, उसमें क्या आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन लिखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्बडा x प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस कॉस थीटा इंटू जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस साइन थीटा इंटू जेड इज इक्वल टू 0, और माइनस x प्लस साइन थीटा इंटू वाई माइनस कॉस थीटा इंटू जेड इज इक्वल टू 0 हैज
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन रेंज ऑफ लैम्बडा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, रेंज ऑफ लैम्बडा के निकाल देना है। क्या करोगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन याद करो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन याद करो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका मतलब क्या होता है, डेल इज इक्वल्स टू 0। तो आपको इनडायरेक्टली क्या है, आपका डेल की वैल्यू 0 बनानी है। तो डेल बनाने के लिए सबसे पहले ये देख देता हूं इसके कोएफिशिएंट, लैम्बडा cos थीटा 1 cos थीटा sin थीटा -1 sin थीटा -cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालनी है मतलब उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर दूं, या तो एक्सपेंशन कर दो या फिर ऐड सब्सट्रैक्ट करके 0 बना दो। एक्सपेंशन करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो सोल्व करना ही है। तो लैम्बडा एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आ जाए आपका, -cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा -cos थीटा, उसके रेस्पेक्टिव रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, दिस इंटू दिस क्या जाएगा, -cos थीटा +sin थीटा cos थीटा के रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, तो क्या जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस लैम्बडा और क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते तो +cos स्क्वायर थीटा और ये क्या आपका क्या, -sin थीटा cos थीटा +cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियरली देखूंगा तो यहाँ पे ये से ये पूरा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 और ये आपका क्या है 2। तो लैम्बडा की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा। याद करो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो 2 आ जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या जाएगी, 0 से लेके 2 के बीच में बिलोंग करेगी और यही उसकी रेंज होगी, यही उसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। किस किस का सही था फटाफट लिख दो। गुड 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 गुड, फटाफट से छापो, फटाफट से छापो। अब आईआईटी में इसके 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन के केस में मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि दोनों का आंसर आप याद रखो। डायरेक्टली आएगा तो डायरेक्टली आपको करना है, याद ही रखो। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहता हूँ एक बोर्ड पे, एक मैं सोल्व करके बताऊंगा और एक आपको होमवर्क देने वाला हूँ। और दोनों के केस में मैं बोल रहा हूँ उसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे और डायरेक्टली आपको आंसर वही रख देना है, सोल्व करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन। ये आपका क्या है, जेई का क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं इधर लिख दूंगा, छोटी लैंग्वेज में लिखूंगा, राइटिंग में समझ में आ जाए जिससे मैं एक पेज में कर दूं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, विजिबल है सब लोगों को, और बड़ा लिखना है ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax plus y plus z is equals to 0, x plus by plus z is equals to 0 and x plus y plus cz is equals to 0, where a b c is not equals to 0 has a non-trivial solution. Then value of 1/1 minus a plus 1/1 minus b plus 1/1 minus c is equals to, इसका आंसर क्या होगा आपका 1। पहले अटेम्प्ट में जनरली बच्चों से नहीं बनेगा ये, आप ट्राई करो, जब तक मैं दूसरा लिखता हूँ आप ट्राई करो, मैं लिखता हूं तब तक आप ट्राई करो, कि मुझे पता है नहीं बनेगा, पहले अटेम्प्ट में जनरली बच्चों से नहीं बनता, बनेगा तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जेई का है, ये दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों के आंसर आपको याद रखने, दोनों सेम टू सेम पैटर्न, एग्जैक्टली सेम चलेगा, इसमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न होगा। इसमें आपका क्या करूंगा,
A is not equals to P, B is not equals to Q, C is not equals to R. And if the system of equation EX plus BC plus CR BY plus CZ is equals to 0, AX plus QY plus CZ is equals to 0, दिख रहा है हाँ. एंड थर्ड आपका क्या होगा, आपका AX plus BY plus RZ is equals to 0 has non-trivial solution. Then value of P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C, इसकी वैल्यू निकालनी है. अगेन इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है. आंसर क्या होगा आपका 2, लर्न कर लो. दोनों के मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है. क्या किसी का आंसर है? कोई हिंट दे सकता है कैसे करेंगे? कोई हिंट दे सकता है कैसे करेंगे? डेल इज इक्वल्स टू 0 के बाद क्या किसी का आया है? किसी का कोई आया आंसर? सर कर रहे हैं, ठीक है आप ट्राई करो, मैं भी साथ साथ कर देता हूं. उसने क्या बोला है? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं? डेल इज इक्वल्स टू 0. डेल इज इक्वल्स टू 0 तो डेल निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका A1 1 1 B 1 1 1 C इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पे क्या करोगे? रुक जाओ, यहां पे क्या करो, यहां पे क्या करोगे? एक्सपेंशन किए है, ऑपरेशन लगाया है. एक्सपेंशन किया है, ऑपरेशन लगाया है. गुड. यहां पे जिसने एक्सपेंशन किया है उसका आंसर आना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस फॉर्म में मैनिपुलेट नहीं होगा. तो यहाँ पे एक्सपेंशन करके जो करेगा वो 4 से 5 मिनट वेस्ट करेगा और हो सकता है उसका आंसर आ जाए, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि आंसर नहीं आए. तो ऐसे केस में देखो किस फॉर्म में लाना है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. तो ऐसे केस में आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑपरेशन लगाना. ऐसे केस में ऑपरेशन लगाना है तो किसी भी रो या कॉलम की हेल्प से ऑपरेशन लगा देता हूँ. तो मैं क्या करूँ? C1 की हेल्प से C2 पे ऑपरेशन लगा दिया. C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल्स टू C3 माइनस C1. एक्सपेंशन से करोगे तो नहीं आएगा बेटा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. इस फॉर्म में नहीं बनेगा. आंसर तो सिंप्लीफाई हो जाएगा लेकिन इस फॉर्म में नहीं बनेगा. इस फॉर्म में लेके आना आपको, इसलिए एक्सपेंशन से बेनिफिट नहीं है, इसलिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. तो C1 एज इट इज है. C1 एज इट इज मतलब A1 1 एज इट इज है. C1 माइनस C1 तो 1 माइनस A B माइनस 1 और 0. और ये क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस A 0 और C माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब काफ़ी हद तक इस फॉर्म में आ गए, काफ़ी हद तक इस फॉर्म में आ गए. अब यहाँ पे एक्सपेंशन कर दो. अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? एक्सपेंशन करूँ. एक्सपेंशन कर दिया तो पहली रो के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन करूंगा तो A इंटू क्या जाएगा? दिस इंटू दिस B माइनस 1 इंटू C माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस A इंटू 1 माइनस A निकालना है तो उसके रेस्पेक्टिव रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो. तो दिस इंटू दिस क्या जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका C माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस A इंटू उसके रेस्पेक्टिव रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो. तो क्या जाएगा आपका 0 इंटू B माइनस 1 टू 0. अब यहाँ पे क्या करूँ? इसको सिंप्लीफाई करूँ. सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका A इंटू B माइनस 1 C माइनस 1. मुझे 1 माइनस B 1 माइनस C की फॉर्म में चाहिए तो स्टैंडर्ड कर लेता हूँ. A इंटू माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस B इंटू माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस C. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो माइनस 1 माइनस A इंटू यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस C. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या आएगा आपका प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस A. इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आपका 1 माइनस B इज इक्वल टू 0. तो उससे मैं क्या करूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ. तो क्या जाएगा आपका A इंटू 1 माइनस B 1 माइनस C प्लस
1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे, क्या करोगे, कोई हिंट, क्या करोगे, कोई हिंट? देखो 1 माइनस बी 1 माइनस सी ऊपर है और जबकि डिनोमिनेटर चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से क्या कर दूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड किया तो ये क्या जाएगा आपका a अपॉन, डायरेक्टली कर दूँ, एक स्टेप खा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए एक स्टेप खा गया, 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में है, लेकिन 1 अपॉन 1 में चाहिए, यहाँ पे ये है, तो इसको क्या करूँगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे एडजस्ट करें, गुड, मैं रब कर दूँ, ये इक्वेशन रब कर दूँ, नोट कर लिया, रब कर दूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, -1 + 1 कर दिया, -1 + 1 कर दिया। ये मैंने एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे आप, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, इसी स्टेप में नहीं लिखोगे, मैंने इसमें कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, साथ में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो उससे मैं क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो a - 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, तो आगे जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। सिमिलरली इसमें आप सोल्व करोगे तो इसमें दो जगह पे ऐसा आ जाएगा, दो जगह पे ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे होगा, तो दो जगह पे +1 और -1 करना पड़ेगा, दो जगह पे +1 और -1 करना पड़ेगा, तो -1 और -1 माइनस -2 आपके आ जाएगा या +2 हो जाएगा। तो सेम टू सेम एज इट इज ये मेथड है, ये आपका ट्राई करना, होमवर्क दिया है, आई होप बन जाएगा ये वाला बन जाएगा, यस नो लिखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद है सबको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद है ना 10th क्लास में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्रैमर रूल बोलते हैं, क्योंकि वो भी क्रैमर ने दिया था, तो वही एक तरीके से क्रैमर रूल है, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका क्या 2 वेरिएबल्स के लिए था, तो यहाँ पे आपका क्या 3 वेरिएबल्स के लिए, तो 3 वेरिएबल्स के लिए सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए इसको अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही इनडायरेक्टली क्रैमर रूल है। तो सेकंड में पढ़ लेता हूं, फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्या 10th क्लास से रिलेट करके बताओ या फिर डायरेक्टली रिजल्ट दो, 10th क्लास से रिलेट करके बताओ या डायरेक्टली रिजल्ट दो, बताओ 10th क्लास से रिलेट करना है या फिर डायरेक्टली रिजल्ट देना है, रिलेट करें, याद करो 10th क्लास। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या थी आपकी, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब इस केस में 3 कंडीशन हो सकती थी, या तो ये लाइन एक दूसरे के क्या होती है आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर क्या होंगी एक दूसरे को पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट, तो इस केस में क्या होता था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, याद है। इस केस में बोलूंगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इस केस में बोलूंगा a1 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपन a2 b1 अपॉन b2, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, इसको बोल सकता हूं इनडायरेक्टली, ये डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 इज नॉन इक्वल्स टू 0, मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, डेल इज नॉन जीरो।
इस केस में क्या आ जाएगा, A1 A2 B1 B2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब डेल इज इक्वल्स टू 0। और इसको देखूं, इन दोनों को देखूं, इन दोनों को देखूं, तो इन दोनों को मैं बात करूं तो क्या है, डिटरमिनेंट B1 C2 और C1 B1 B2 C1 C2 इज नॉन जीरो, मतलब डेल 1 इज नॉन जीरो। डेल 1 आपका क्या है, नॉन जीरो होगा, मतलब डेल जीरो होगा, डेल 1 नॉन जीरो होगा। इस केस में मैं बात करूं, ये आपका क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब डेल इज इक्वल्स टू 0, और B1 B2 C1 C2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपका क्या है, डेल 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब डेल 1 सब जीरो आ रहे हैं, तो मतलब आपका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि डेल जीरो हो रहा है लेकिन डेल 1 डेल 2 में से कोई एक नॉन जीरो आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उस केस में नो सॉल्यूशन। और डेल इन नॉन जीरो हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में मैं बोल सकता हूं वन यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन, और इस केस में क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये डायरेक्टली के रिजल्ट हम वहां पे यूज कर लेंगे, ये डायरेक्टली के रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। याद रखना क्या क्या है, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, डेल इज इक्वल टू 0 पर डेल 1 नॉट इक्वल टू 0 मतलब नो सॉल्यूशन, और डेल इज इक्वल टू 0 डेल 1 इज इक्वल टू 0 सब 0, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आया समझ में? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्रैमर रूल्स। तो मैं क्या दे रखा है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल। क्या क्या होंगी आपकी ये वैल्यू, क्या क्या होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। ये नोट कर दिया है मैं, आई थिंक रब कर देता हूँ। दो टू वेरिएबल्स में मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें जरूरत होगी, a1 डेल और डेल 1 की जरूरत पड़ेगी, डेल 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेल 2 की भी जरूरत पड़ सकती है वैसे। डेल 2 भी सोचूंगा तो डेल 2 देखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2, यदि मैं इन दोनों को पेड़ ले लो तो ये क्या जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 c1 c2, ये क्या जाएगी 0, तो ये आपका क्या है, डेल 2 इज इक्वल टू 0। मतलब वहां पे 3 है तो वहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, डेल की जरूरत पड़ेगी, डेल 1 की जरूरत पड़ेगी, डेल 2 की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे यहां पे भी आपका क्या 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत, 3 डेल 1 डेल 2 डेल 3 होगा और एक आपका डेल होगा, तो मतलब यहाँ पे 4 चीजों की जरूरत होगी। मैं क्या करूंगा, फाइंड डेल, डेल 1 डेल 2 और डेल 3। सबसे पहले ये फाइंड करना है, ये तो सब में फाइंड करना ही करना है, ठीक है। तो डेल क्या होता है, डेल तो आपको सबको पता है, डेल याद रखना बहुत आसान है। डेल क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट मतलब आपका क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये आपका क्या होता है, डेल होता है। डेल 1 मतलब x के साथ में जो कोएफिशिएंट वाला आता है, x के साथ में वाला आता है, तो डेल 1 मतलब x के साथ में, तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डेल 1 का मतलब d1 d2 d3 b1 b2 और b3 और c1 c2 और c3। डेल 2 है, इसका जो ऑर्डर होगा डेल 2, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, इसको आप लर्न कर लेना। अजीब है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, रैंडम है, ये नो पैटर्न है, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं है। डेल 2 क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, डेल 2 y का कोएफिशिएंट कहां से स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट होगा मतलब a1 a2 a3, फिर उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, लेकिन साइन को रोकने के लिए क्रैमर रूल्स में आप क्या सबको लेफ्ट साइड में लेते हैं, उसको रोकने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मैंने लेफ्ट में नहीं लिया, इसको मैंने लेफ्ट में नहीं लिया है, इसको मैंने क्या लिया, लेफ्ट में नहीं लिया है। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको d1 d2 और d3
और C1 C2 और C3 मैं ये ले लूँ। मैंने सबको लेफ्ट में नहीं लिया, इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट में लूंगा तो माइनस आएगा, लेफ्ट में लूंगा तो माइनस आएगा, तो माइनस मतलब सेम होगा, तो मैं इनडायरेक्टली इन दो को चेंज करूंगा तो साइन आपका ये होगा। तो आप इसी टाइप में लो, लेफ्ट में लेने के बाद एक इक्वेशन और लिखने की जरूरत नहीं, 3 इक्वेशन वापस से लिखो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस वजह से मैंने ये बता दिया है A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। और डेल 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी z का साथ में, z का साथ में मतलब यहाँ पे आपका क्या कहाँ से जाएगा, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी स्टार्टिंग से, साइक्लिक से, मतलब बोलूंगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 और B3 और D1 D2 और D3। अब मुझे पता है कि इसकी याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, याद रखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए एक चीज याद रखना, यदि C1 C2 C3 वाली लाइन आएगी, कभी भी C1 C2 C3 वाली लाइन आएगी तो हमेशा क्या होगी, लास्ट में आएगी, हमेशा क्या होगी, लास्ट में आएगी। तो उस हिसाब से मेरे साथ ये याद रह जाएगी। बस ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसमें मिस्टेक मत करना, डेल 2 में याद रखने में मिस्टेक मत करना, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहां तक नोट हो गया बेटा सबका, यहां तक नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया, पहले नोट करो, जल्दी से नोट करो, यहां तक नोट करो। अब क्रैमर रूल लगाते हैं, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, डेल चेक करूंगा। तो यहां पे दो केस हो जाएंगे, व्हेन डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा, डेल इज इक्वल टू 0। डेल इज नॉट इक्वल टू 0 इस केस में क्या होगा, मैं बोल सकता हूं वन यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन भी डायरेक्टली मैं बता सकता हूं, x की वैल्यू क्या जाएगी, डेल 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू क्या जाएगी, डेल 2 अपॉन डेल, एंड z की वैल्यू भी क्या होगी, डेल 3 अपॉन डेल। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब डेल इज इक्वल टू 0 तो उस केस में दो कंडीशन होगी, जगह नहीं बची है, एक काम करो, मेरे पास जगह नहीं बची है, तो पहले नोट करो, मैं इधर कर दूंगा, ऊपर लिख देता हूं, एक केस यहाँ पे, एक केस यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं। डेल इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या करूंगा, चेक करूंगा डेल 1 डेल 2 डेल 3, तो डेल 1 इज इक्वल टू 0, डेल 2 इज इक्वल टू 0 और डेल 3 इज इक्वल टू 0, सारे के सारे 0, डेल इज इक्वल टू 0, डेल 1 0, डेल 2 0, डेल 3 0, सारे 0। तो इस केस में याद करो मैंने क्या बोला था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रिलेट कर पा रहे हो ना सारी चीजें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो कोइंसिडेंट होता है तो सारे 0 जाएंगे। और यदि डेल इज इक्वल टू 0 और डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से इफ एटलीस्ट वन, इफ एनी वन इज नॉन जीरो, यदि कोई भी 0 नहीं हो, डेल 0 हो लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 में कोई भी एक भी ऐसा होगा जो नॉन जीरो हो जाएगा, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपका नो सॉल्यूशन। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आया समझ में बेटा सबको? अच्छा, क्या अब ये इसको डेरिवेशन करके बताना है कि ये कैसे आए, या फिर आप याद रख लोगे? क्या इसको डिराइव करके बताऊं कि कैसे है ये सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर याद रखोगे? जल्दी बताओ, क्या डिराइव करके बताऊं या फिर याद रखोगे? ओरली बताना है तो ओरली बताने के लिए डेल ये दे रखा है, तो मुझे डेल को डेल 1 की टर्म्स में बनाना है, डेल 1 की टर्म्स में बनाना है। तो इस टर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले एक स्टेप लगाऊंगा, यहां पे एक स्टेप लगाऊंगा, 1 अपॉन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन एक्स से डिवाइड किया। तो 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन एक्स से डिवाइड किया, तो क्या जाएगा, ये a1x a2x a3x हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो जाएगी। दूसरा, इसके बाद ऑपरेशन लगा दूंगा, C1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया मैंने, आपका C1 प्लस y इंटू C2 प्लस Z इंटू C3। तो C1 पे y इंटू C2 और Z इंटू C3 मैंने ऑपरेशन लगा दिया, तो क्या जाएगा, ये आपका 1 अपॉन एक्स तो चल रहा है, डेल की वैल्यू 1 अपॉन एक्स तो चली रही है, और क्या जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, d1 होती है। तो क्या बन जाएगा, d1 d2 d3, आगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये क्या जाएगा आपका, डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डेल 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, डेल 1 अपॉन डेल आ जाएगा। आया समझ में? डिटर्मिनेंट 0 वापस से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, हरी क्या एक्सप्लेन करना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया,
मतलब या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट कहां से बनेगा? इनसे बनेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको सोल्व करूंगा तो उससे डिटरमिनेंट बनेगा। हरी, बाकी लोगों को डेरिवेशन समझ में? बाकी लोगों को डेरिवेशन समझ में? नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन लो, फटाफट से आंसर निकालो। क्वेश्चन, फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 3z is equals to 1, 2x plus 3y plus 4z is equals to 3 and 3x plus 4y plus 5z is equals to 0। फटाफट से बताओ क्या होगा, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। गुड, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, नो सॉल्यूशन सही आंसर है। क्या करूंगा? सबसे पहले डेल निकालूंगा। डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोएफिशिएंट 1 2 3 2 3 4 3 4 5। याद करो ये एपी है, ये एपी है, सारे जो टर्म्स हैं ये आपके क्या है? एपी में, ये एपी में एपी में एपी में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 0। ठीक है, नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, ऑपरेशन लगा देता हूं। C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल्स टू C3 माइनस C2। तो उस केस में डेल की वैल्यू निकालूंगा तो 1 2 3, ये क्या जाएगा? 1 1 1 1 1 1, तो आ गया, तो 0 हो जाएगा। अब डेल 1 की वैल्यू निकालूंगा तो डेल 1 की वैल्यू निकालूंगा 1 3 0 और 2 3 4 3 4 5। अब ये एपी नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉन जीरो हो जाएगी। मतलब डेल इज इक्वल्स टू 0 और डेल 1 नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या जाएगा? इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आई गेस बेटा सबको समझ में आया? यस नो बोलो फटाफट से, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से हम सारे टाइप की कंडीशन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारे टाइप की कंडीशन देख लेते हैं। आई थिंक वो आ जाएगा तो फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। टेस्ट के बाद मिले क्या बेटा सब लोग ऑफिस में? अभी आप लोग के पेरेंट अलाउ कर रहे हैं क्या आपको आने के लिए? आप लोग के पेरेंट अलाउ कर रहे हैं क्या बाहर जाने के लिए? नहीं कर रहे? कोई नहीं, चलो कोई नहीं, फिर तो पढ़ो फिर आराम से। एक क्वेश्चन है, इसी की हेल्प से सारे चीज कर लेंगे। अच्छा, सोसाइटी में कंटेनमेंट जोड़ना, भी घर पे रहो फिर आराम से, पर बाहर मत निकलना। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ linear equation x plus y plus z is equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10, x plus 2y plus lambda z, x plus 2y plus 3 is equals to mu. Then find value of lambda and mu for which system of linear equation have। पहला क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वन यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट आपका क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा पार्ट क्या है? नो सॉल्यूशन। फटाफट से आंसर निकालो कि वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। गलत है बेटा, लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। देखो पहला पार्ट क्या कर देता हूं, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, तो x प्लस
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 और x प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड इज इक्वल टू म्यू। तो क्या निकालूंगा? पहला पार्ट फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डेल निकालूंगा तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1 1 1 2 3 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 1 2 लैम्बडा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, रो 2 और रो 3 ऑलमोस्ट सेम है, ये सेम है, तो क्लियरली है कि लैम्बडा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो डेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले केस में डेल इज नॉट इक्वल टू 0, तो पहले का आंसर क्या होगा? फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3। तो फिलहाल मैं इनके लिए बोल सकता हूं दोनों के लिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन डेल इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या जाएगी? 3 हो जाएगी। तो बोलूंगा सेकंड पार्ट फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब डेल इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0 का मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 3, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 सबकी वैल्यू 0। तो मैं क्या करूं? डेल 1 निकालूंगा। तो डेल 1 जब निकालूंगा तो उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू निकलेगी 6 10 म्यू और 1 1 1 और 1 2 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 1 2 तो क्लियरली है यदि म्यू की वैल्यू यदि 10 हो जाएगी तो रो 2 और रो 3 दोनों सेम हो जाएगा, तो मतलब डेल भी 0 हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू आपके आगे आएगा तो ये डेल 1 के केस में भी जो आएगा डेल 2 के केस में भी आएगा, ये डेल 1 निकाल गया। तो फिर डेल 2 के केस में डेल 1 के केस में डेल 1 में 1 1 1 कैसे है? 1 1 1 नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, 1 1 1 नहीं आया तो एक काम करो, ये क्या जाएगा? 6 10 म्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल 2 हो जाएगी वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 10 म्यू। फिर 1 2 2 1 3 और लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। अब ठीक, अब कुशल डराता है मेरे को। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 और 3 ये दोनों सेम है, तो क्लियरली है कि आपका म्यू इज इक्वल टू 10 होगा, तो उस केस में डेल 1 की वैल्यू भी 0 होगी, डेल 2 की वैल्यू भी 0 होगी और डेल 3 की वैल्यू भी 0 होगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। ये इसके आपके आंसर। आई गेस क्लियर हुआ बेटा सबको? यस नो बोलो फटाफट से, सबका यही आंसर था। अब एक पैटर्न का क्वेश्चन और देता हूं, वो दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप की इक्वेशन है। तो एक ही पेज में लिख देता हूं दोनों का। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, और ये सीधा सीधा AEEE में स्टेटमेंट में पूछा गया था। स्टेटमेंट वाले टाइप वाले क्वेश्चन आपके बंद हो गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुआ करते थे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत होता है, क्योंकि सबको लगता था कि ऑलमोस्ट वन सही है। वो क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेटमेंट की लैंग्वेज को घुमा के भेजता, जब तक किसी के कंसेप्ट पूरे पूरे सही नहीं होते तो फिर उसका आंसर गलत होता ही होता है। तो वो हो सकता है जेईई एडवांस में वापस से स्टार्ट कर दे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है नोट में लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinite solutions, then del is equals to 0, del 1 is equals to 0, del 2 is equals to 0 and del 3 is equals to 0। पहला स्टेटमेंट ये दे देगा, और दूसरा दे देता है अच्छा ये बताओ दूसरा क्या देता है? स्टेटमेंट 2 क्या दे देता है? इसका कन्वर्स। अब बताओ
दोनों में से कौन सा सही होगा? दोनों सही है या फिर पहला सही है या दूसरा सही है या फिर क्या है? सोच के बताना, सोच के बताना। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब इफ del is equals to 0, del 1 is equals to 0, del 2 is equals to 0, del 3 is equals to 0, then system of linear equation has infinite solution. कन्वर्स का मतलब if del is equals to 0, del 1 is equals to 0, del 2 is equals to 0, del 3 is equals to 0, then system of linear equation has infinite solution. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बताओ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, क्यों है? रीजन बताओ। वेरी गुड। यही पे 90% स्टूडेंट्स ने आंसर, इनफैक्ट 90 से 95% स्टूडेंट ने आंसर रॉन्ग किया था। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? होमवर्क सोच के आना इस स्टेटमेंट को। हिंट दी है होमोजेनियस केसेस। आप मुझे एक्सप्लेन करना कि क्या है। हिंट दे दी मैंने, होमोजेनियस केस। होमोजेनियस केस में ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है, नोट कर लो। होमवर्क सोच के आना, बस स्टेटमेंट ही याद रखो। नोट हो गया? डन लिखो। जेई मेंस 2015, ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। आंसर देना, आंसर देना। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा for which the system of linear equation 2x1 minus 2x2 plus x3 is equals to lambda x1 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equals to lambda x2 minus x1 plus 2x2 is equals to lambda x3 has non-zero solutions। अच्छा ये बता सकते हैं होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? वेरी गुड, होमोजीनियस। बहुत से बच्चे क्या बोले, राइट साइड में दे रखा है तो होमोजीनियस। अरे राइट साइड में x1 x2 x3 उसी के टर्म्स में दे रखा है मेरे भाई, उनकी टर्म्स साथ में हो जाएगी तो क्लब हो जाएंगे। देन ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इज ए सिंगलटन, बी ऑप्शन है कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सी ऑप्शन कंटेन्स more than 2 elements and D है is an empty set। 1 मिनट और लूंगा मैं, लक्की सर को बोल देना 2 मिनट मैं एक्स्ट्रा लेने वाला हूं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, एक स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज डाल दो, 2 मिनट और लेने वाले हैं सर। इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। बता सकते हो जो सॉल्यूशंस है उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सॉल्यूशंस है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशंस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? देखो सिंपल सी चीज है, ये आगे की चीज है। जैसे ये मैं बोलूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इक्वेशन है, जो मैं बोलूं आपका क्या है, ए आई एक्स प्लस बी आई वाई प्लस सी आई जेड इक्वल्स टू डी आई, ये रिप्रेजेंट करती हैं 3 प्लेन्स को। तो मतलब 1 यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया तीनों प्लेन्स कट करते हैं। जब भी प्लेन्स की बात करूं, 3D की बात करूं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रूम। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रूम। देखो रूम में एक वॉल
ये आपका एक्स वाई प्लेन, दूसरी वॉल वाई जेड प्लेन, और तीसरी आपके क्या छत या होगी या फिर बॉटम होगी वो जेड एक्स प्लेन। तो बता सकते हो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, किसी भी प्लेन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, किसी भी प्लेन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तीनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। वो कौन सा पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, वो क्या आ जाएगा आपका, तीनों इंटरसेक्ट करेंगे मतलब कॉर्नर ऑफ रूम, कॉर्नर ऑफ रूम। देखो कॉर्नर में देखोगे एक्स वाई प्लेन भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई जेड प्लेन भी इंटरसेक्ट कर रहा है और जेड एक्स प्लेन भी इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकंड आपका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब बता सकते हो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, जब किसी भी एक लाइन ऑफ रेफरेंस पे आपका क्या सेम हो। मतलब आपका क्या है, एक प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, तो दूसरा प्लेन क्या होगा, उसी में कुछ ऐसा हो और तीसरा प्लेन भी कुछ ऐसा हो। ये क्या हो गया, आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब आपका क्या है, ये जो कॉर्नर की दीवार है, एक प्लेन यहां पे, दूसरा प्लेन मैं ऐसे खड़ा कर दूं, तीसरा प्लेन मैं ऐसा खड़ा कर दूं, तो कॉर्नर की दीवार पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और थर्ड, नो सॉल्यूशन का केस बता सकते हो, नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, या तो तीनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर कोई भी दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो और तीसरा एक दूसरे को उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, नो सॉल्यूशन की केस हो। ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, और यही इस चैप्टर में था जो खत्म हो गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ठीक है, मिलते हैं, ओके, बाय बाय।